नमस्कार। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश में एक बार फिर एक पुराना शब्द चर्चा में है, नैतिक जिम्मेदारी। आंदोलन हुआ, दबाव बढ़ा, सरकार से जवाब मांगा गया और आखिरकार मंत्री ने पद आज छोड़ दिया। लेकिन क्या किसी मंत्री का इस्तीफा वास्तव में व्यवस्था को बदल देता है? यह इस्तीफा केवल जनता के गुस्से को कुछ समय के लिए शांत करने का राजनीतिक तरीका होता है। आजादी के बाद भारत में कई केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफे दिए। किसी दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ा, किसी ने सरकार की नीति से असहमति जताई, किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, किसी का नाम किसी घोटाले में आया, किसी ने जांच की निष्पक्षता बचाने की बात कही और कुछ मंत्री इस्तीफा देने के कुछ महीनों बाद फिर उसी सरकार में वापस भी आ गए। इसलिए आज हम केवल यह नहीं पूछेंगे कि किस मंत्री ने कब इस्तीफा दिया, हम यह भी जांचेंगे कि उस इस्तीफे के बाद क्या बदला। क्या व्यवस्था सुधरी? क्या दुर्घटनाएं रुक गई? क्या भ्रष्टाचार समाप्त हुआ? क्या जिम्मेदार लोगों को सजा मिली या केवल मंत्री बदला और व्यवस्था जैसी थी वैसे ही चलती रही? एक जरूरी स्पष्टीकरण, आजाद भारत में केंद्र और राज्यों को मिलाकर हजारों मंत्रियों ने अलग अलग कारणों से पद छोड़े। इस एक वीडियो में हर इस्तीफे को शामिल करना संभव नहीं है, लेकिन हम उन प्रमुख और ऐतिहासिक इस्तीफों की बात करेंगे जिन्होंने भारत में राजनीतिक जवाबदेही, नैतिक जिम्मेदारी और सत्ता की संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। तो आइए कहानी शुरू करते हैं आजादी के बाद की पहली सरकार से। आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पहली सरकार में केवल कांग्रेस नेताओं को स्थान नहीं दिया था, उस मंत्रिमंडल में अलग अलग वैचारिक पृष्ठभूमि के लोग भी शामिल थे। इनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, लेकिन दोनों ने अलग अलग कारणों से नेहरू मंत्रिमंडल छोड़ दिया। सबसे पहले बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। वर्ष 1950 भारत और पाकिस्तान के बीच नेहरू लियाकत समझौता हुआ। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मानना था कि पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा और विस्थापन की समस्या का यह समझौता पर्याप्त समाधान नहीं करता। उन्होंने नेहरू की नीति का विरोध किया और अप्रैल 1950 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद क्या बदला? सरकार ने समझौता वापस नहीं लिया। भारत की पाकिस्तान नीति तुरंत नहीं बदली, लेकिन मुखर्जी के इस्तीफे ने एक अलग राष्ट्रवादी राजनीतिक धारा को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की और बाद में यही राजनीतिक परंपरा भारतीय जनता पार्टी के रूप में आगे बढ़ी। लेकिन उसने भारत की राजनीति में एक नए वैचारिक विपक्ष को जन्म दिया, अर्थात उनका इस्तीफा किसी प्रशासनिक सुधार का कारण नहीं बना। अब आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर। अंबेडकर हिंदू कोड बिल के माध्यम से हिंदू समाज में विवाह, तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकार के कानूनों में व्यापक सुधार चाहते थे। विशेषकर महिलाओं को संपत्ति और विवाह संबंधी अधिक अधिकार देने की कोशिश थी, लेकिन बिल को संसद और तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व से अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। अंबेडकर निराश हुए। उन्होंने 1951 में कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह इस्तीफा किसी घोटाले के कारण नहीं था, यह सरकार की नीति और सुधारों की गति से असहमति का इस्तीफा था। क्या उनके इस्तीफे के बाद हिंदू कोड बिल उसी रूप में पारित हो गया? नहीं, लेकिन बाद के वर्षों में अलग अलग कानूनों के माध्यम से हिंदू विवाह, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और अभिभावकत्व में महत्वपूर्ण सुधार किए गए। अर्थात अंबेडकर उस समय सरकार से बाहर हो गए, लेकिन उनके द्वारा उठाया गया प्रश्न समाप्त नहीं। कई वर्षों बाद उसी दिशा में कानून बने। यह पहला सबक मिलता है, हर इस्तीफा तत्काल परिणाम नहीं देता। कभी कभी इस्तीफा एक विचार को इतिहास के सामने दर्ज करता है। लाल बहादुर शास्त्री और नैतिक जिम्मेदारी का स्वर्ण मानक, वर्ष 1956। लाल बहादुर शास्त्री देश के रेल मंत्री थे। सितंबर में महबूबनगर के पास एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई। शास्त्री ने इस्तीफा की पेशकश की, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार नहीं किया। लगभग 2.5 महीने बाद तमिलनाडु के अरियालूर में दूसरी गंभीर रेल दुर्घटना होती है। सैकड़ों यात्री प्रभावित होते हैं और बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होती है।
शास्त्री जी ने फिर इस्तीफा दिया और इस बार उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय की आधिकारिक जीवनी भी दर्ज करती है कि शास्त्री ने रेल दुर्घटना के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानते हुए रेल मंत्री का पद छोड़ा था। ध्यान दीजिए, ट्रेन शास्त्री नहीं चला रहे थे, पटरी उन्होंने नहीं बिछाई थी, सिग्नल उन्होंने ऑपरेट नहीं किया था, दुर्घटना में उनकी व्यक्तिगत भूमिका साबित नहीं हुई थी। फिर भी उन्होंने कहा, विभाग का राजनीतिक प्रमुख होने के कारण अंतिम जिम्मेदारी मेरी है। यही कारण है कि शास्त्री जी का इस्तीफा आज भी भारतीय राजनीति में नैतिक जवाबदेही का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। लेकिन अब दूसरा सवाल, क्या शास्त्री जी के इस्तीफे के बाद भारत में रेल दुर्घटनाएं बंद हो गई? नहीं, आज भी रेल दुर्घटनाएं होती है, सिग्नल फेल होता है, मानवीय भूल होती है, मेंटेनेंस पर सवाल उठते हैं, सुरक्षा तकनीक इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार सुधार की जरूरत बनी रहती है। तो क्या शास्त्री का इस्तीफा व्यर्थ था? फिर नहीं। उसका महत्व दुर्घटनाएं समाप्त करने में नहीं था, उसका महत्व यह स्थापित करने में था कि मंत्री केवल उपलब्धियों का श्रेय लेने के लिए नहीं होता। विफलता की राजनीतिक जिम्मेदारी भी उसी की होती है। लेकिन भारत की राजनीति में यह मानक आगे चलकर सामान्य नियम नहीं बन सका और अपवाद बनकर रह गया। मुंद्रा कांड, जब संसद, जांच आयोग और इस्तीफे ने व्यवस्था को झकझोरा, वर्ष 1957-58 आजाद भारत का शुरुआती बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया। इसे मुंद्रा कांड कहा गया। उद्योगपति हरिदास मुंद्रा की कंपनियों के शेयर जीवन बीमा निगम यानी LIC द्वारा बड़ी रकम में खरीदे गए। सवाल उठा कि जनता की बचत के पैसे से कमजोर कंपनियों को क्यों बचाया गया। इस मामले को संसद में उठाया फिरोज गांधी ने। मामला इतना बड़ा हुआ कि एक सदस्यीय जांच आयोग बनाया गया। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति MC छागला ने की। जांच में वित्त मंत्रालय और उसके अधिकारियों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठे। आयोग ने मंत्री की संवैधानिक जिम्मेदारी पर भी जोर दिया। तत्कालीन वित्त मंत्री TT कृष्णाचारी ने फरवरी 1958 में इस्तीफा दे दिया। इसके साथ वित्त सचिव और LIC के अध्यक्ष को भी पद छोड़ना पड़ा। यह केवल एक व्यक्ति का इस्तीफा नहीं था, इस घटना ने 3 संस्थाओं की शक्ति दिखाई: संसद, स्वतंत्र जांच और सार्वजनिक जवाबदेही। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। TT कृष्णाचारी का राजनीतिक जीवन समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने बाद में फिर मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल कर लिया गया और वह दोबारा वित्त मंत्री भी बने। तो क्या बदला? एक तरफ इस मामले ने यह सिद्ध किया कि मंत्री अपने अधिकारियों के पीछे छिप नहीं सकता। दूसरी तरफ यह भी दिखा कि भारतीय राजनीति में इस्तीफा हमेशा स्थायी राजनीतिक दंड नहीं होता है। समय बीतने के बाद पुनर्वास संभव है। आज भी यही पैटर्न दिखाई देता है। किसी मंत्री से इस्तीफा लिया जाता है, जांच चलती रहती है, समय बीतता रहता है, जनता का ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है और फिर नेता किसी महत्वपूर्ण पद पर लौट आते हैं। यानी इस्तीफा कई बार अकाउंटेबिलिटी होती है और कई बार कूलिंग ऑफ पीरियड। जब रक्षा मंत्री गए लेकिन राष्ट्रीय विफलता का पूरा सच नहीं खुला। वर्ष 1962 भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। भारत को गंभीर सैन्य पराजय का सामना करना पड़ा। सेना की तैयारी, इंटेलिजेंस असेसमेंट, राजनीतिक नेतृत्व और रक्षा नीति पर बड़े प्रश्न उठे। तत्कालीन रक्षा मंत्री VK कृष्ण मेनन ने भारी राजनीतिक दबाव के बीच पद छोड़ दिया। उन्हें जवाहरलाल नेहरू का अत्यंत करीबी माना जाता था। विपक्ष और सेना के भीतर उनके कामकाज को लेकर लंबे समय से असंतोष था। युद्ध में पराजय के बाद उनके पद पर बने रहना राजनीतिक रूप से लगभग असंभव हो गया था। लेकिन क्या कृष्ण मेनन के इस्तीफे से 1962 की पराजय का पूरा सच सामने आ गया? शायद नहीं। युद्ध की सैन्य और राजनीतिक विफलताओं की जांच करने वाली हेंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट आज भी पूर्ण रूप से सार्वजनिक नहीं हुई है। अर्थात रक्षा मंत्री चले गए, लेकिन कई गंभीर प्रश्न गोपनीय फाइलों में बंद रह गए। हालांकि युद्ध के बाद भारत ने रक्षा तैयारियों में बड़े बदलाव किए। सेना का विस्तार हुआ, सीमा इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान बढ़ा, हथियार और प्रशिक्षण व्यवस्था मजबूत करने की कोशिश हुई। लेकिन इस मामले में इस्तीफे के साथ स्ट्रक्चरल चेंज भी हुआ। लेकिन क्या यह बदलाव केवल इस्तीफे की वजह से आया? शायद नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण राष्ट्रीय सुरक्षा की कठोर वास्तविकता और युद्ध की पराजय थी। इस्तीफा उस विफलता का राजनीतिक प्रतीक था, सुधार वास्तविक खतरे के कारण हुआ। VP सिंह इस्तीफा जिसने सरकार बदल दी। वर्ष 1987 राजीव गांधी की सरकार थी। VP सिंह पहले वित्त मंत्री और फिर रक्षा मंत्री बनते हैं।
वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने टैक्स इवेजन और कॉर्पोरेट इरेगुलरिटीज के खिलाफ कई कार्रवाई शुरू की। बाद में रक्षा मंत्री के रूप में डिफेंस डील्स की जांच से जुड़े विवादों में उनका सरकार से टकराव बढ़ गया। बोफोर्स एसडीडब्ल्यू सबमरीन डील जैसे मामलों ने राजीव गांधी सरकार को घेरना शुरू किया। अप्रैल 1987 में वीपी सिंह ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद क्या होता है, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, जन मोर्चा बनाया, विपक्षी दलों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1989 में राजीव गांधी सरकार सत्ता से बाहर हो जाती है। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। यह भारत के उन दुर्लभ इस्तीफों में था जिसने केवल एक मंत्री नहीं बदला, उसने राष्ट्रीय सत्ता बदलने में भूमिका निभाई। लेकिन क्या बोफोर्स का सच पूरी तरह सामने आया? दशकों तक जांच, अदालत और राजनीतिक आरोप चलते रहे। किसे कितनी जिम्मेदारी मिली, इस पर राष्ट्रीय सहमति कभी नहीं बन सकी और वीपी सिंह की अपनी सरकार भी अधिक समय तक नहीं चली। तो यहां इस्तीफे से क्या बदला? सरकार बदली, राजनीतिक समीकरण बदला, कांग्रेस की एकाधिकार वाली राजनीति कमजोर हुई, कोलिशन एरा मजबूत हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार और डिफेंस प्रोक्योरमेंट में पारदर्शिता की समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। यही एक महत्वपूर्ण अंतर है। सरकार बदलना और व्यवस्था बदलना एक बात नहीं होती है। माधवराव सिंधिया दुर्घटना, अंतरात्मा और वापसी, वर्ष 1993। माधवराव सिंधिया केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री थे। एक लीज्ड एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त होती है, सभी यात्री जीवित बच जाते हैं, फिर भी सिंधिया ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बाद में कहा था कि लगभग 30 सेकंड में इस्तीफा देने का फैसला कर लिया था क्योंकि उनकी अंतरात्मा उन्हें पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दे रही थी। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया, लेकिन कुछ वर्षों बाद सिंधिया फिर मंत्रिमंडल में लौटे और मानव संसाधन विकास मंत्री बने। तो क्या बदला? इस इस्तीफे ने शास्त्री वाली नैतिक जिम्मेदारी की परंपरा को फिर याद दिलाया, लेकिन नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सुरक्षा सुधार किसी एक मंत्री के इस्तीफे से नहीं हुए। डीजीसीए रेगुलेशन, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, पायलट ट्रेनिंग और इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के माध्यम से व्यवस्था धीरे धीरे विकसित हुई। इस्तीफा सिंबॉलिक अकाउंटेबिलिटी था, रिफॉर्म इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस होता है। दोनों को एक समझना दोस्तों मुझे लगता है थोड़ी सी गलती है। जॉर्ज फर्नांडिस, इस्तीफा, जांच और कुछ महीने बाद वापसी, वर्ष 2001। तहलका ने ऑपरेशन वेस्टलैंड नाम से एक स्टिंग ऑपरेशन किया। पत्रकारों ने खुद को डिफेंस सप्लायर्स बताकर कई अधिकारियों, सैन्य कर्मियों और राजनीतिक व्यक्तियों से संपर्क किया। कैमरे पर रिश्वत और इन्फ्लुएंस पेडलिंग से जुड़े दृश्य सामने आए। तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को पैसे लेते हुए दिखाया गया। रक्षा मंत्रालय और तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस पर भारी दबाव पड़ा। हालांकि फर्नांडिस स्वयं किसी वीडियो में रिश्वत लेते नहीं दिखते हैं, फिर भी उन्होंने मार्च 2001 में रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब कहानी का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा। अक्टूबर 2001 में लगभग 7 महीने बाद जॉर्ज फर्नांडिस फिर रक्षा मंत्री बना दिए जाते हैं। यानी जिस मामले में जांच चल रही थी उसी दौरान राजनीतिक वापसी हो जाती है। तो इस्तीफे से फिर क्या बदला? तत्काल राजनीतिक दबाव कम हुआ। सरकार ने यह संदेश दिया कि उसने कार्रवाई की है, लेकिन कुछ महीनों बाद वही मंत्री पुनः लौट आते हैं। यही वह उदाहरण है जहां इस्तीफा, स्थायी अकाउंटेबिलिटी कम और टेम्पररी पॉलिटिकल मैनेजमेंट अधिक दिखाई देता है। स्टिंग ऑपरेशन ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट में भ्रष्टाचार और मिडिल मैन की समस्या को राष्ट्रीय चर्चा में जरूर ला दिया था, लेकिन रक्षा सौदों में विवाद आगे भी जारी रहे। आरोप लगा, पद गया, लेकिन निजी लाभ सिद्ध नहीं हुआ। वर्ष 2005 संयुक्त राष्ट्र के ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम से जुड़ी वॉलकर कमेटी रिपोर्ट सामने आई। इसमें तत्कालीन विदेश मंत्री नटवर सिंह और कांग्रेस से जुड़े नामों का उल्लेख हुआ। राजनीतिक विवाद बढ़ता है। नटवर सिंह ने पहले विदेश मंत्रालय छोड़ा, बाद में दिसंबर 2005 में मंत्रिपरिषद से भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन आगे की जांच में एक जटिल तस्वीर सामने आती है। पाठक इंक्वायरी अथॉरिटी ने कहा नटवर सिंह को व्यक्तिगत रूप से आर्थिक लाभ मिलने का प्रमाण नहीं मिलता है। उनके खिलाफ कोई आपराधिक आरोप भी स्थापित नहीं हुआ। तो क्या उनके इस्तीफे के बाद न्याय हुआ? इसका उत्तर सीधा नहीं है। राजनीतिक जवाबदेही हुई, लेकिन व्यक्तिगत अपराध सिद्ध नहीं हुआ। यह उदाहरण बताता है कि इस्तीफा हमेशा दोष सिद्ध होने का प्रमाण नहीं होता है। कई बार मंत्री इन्वेस्टिगेशन और पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी के कारण पद छोड़ता है, बाद में वह कानूनी रूप से निर्दोष भी पाया जा सकता है। इसलिए किसी मंत्री के इस्तीफे को कन्विक्शन समझ लेना भी गलत है।
इस्तीफा राजनीतिक निर्णय है, दोष अदालत तय करती है। आइए अगले अध्याय की ओर मुड़ते हैं। 2G और ए राजा इस्तीफा हुआ, लाइसेंस रद्द हुए, लेकिन अदालत ने बरी किया वर्ष 2010। 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन विवाद ने मनमोहन सिंह सरकार को गंभीर संकट में डाल दिया। तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा पर आरोप था कि स्पेक्ट्रम लाइसेंसेस के एलोकेशन में नियमों को बदलकर कुछ कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया। भारी राजनीतिक दबाव के बाद ए राजा ने नवंबर 2010 में इस्तीफा दे दिया। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने 122 टेलीकॉम लाइसेंसेस रद्द कर दिए और एलोकेशन प्रोसेस को आर्बिट्री तथा अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। यह बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशन थी, लेकिन 2017 में विशेष सीबीआई अदालत ने ए राजा और अन्य आरोपियों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि प्रोसिक्यूशन आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त एविडेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। अब यहां 3 अलग अलग शब्द हैं। पहला, एलोकेशन प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना। दूसरा, मंत्री को राजनीतिक दबाव में इस्तीफा देना पड़ा। तीसरा, क्रिमिनल ट्रायल में आरोप सिद्ध नहीं हुए। तो क्या बदला? टेलीकॉम स्पेक्ट्रम एलोकेशन में ऑक्शन की भूमिका बढ़ी, पॉलिसी डिजाइन बदल गया। लेकिन इस मामले ने यह भी दिखाया कि पॉलिसी इलीगैलिटी, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्रिमिनल गिल्ट 3 अलग अलग चीजें हैं। इनको एक दूसरे के बराबर नहीं समझना चाहिए। अध्याय 10, रेल मंत्री पवन बंसल और कानून मंत्री अश्विनी कुमार एक ही दिन 2 इस्तीफे। 10 मई 2013 यूपीए सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्रियों ने पद छोड़ा। पहले थे रेल मंत्री पवन कुमार बंसल। उनके भांजे विजय सिंगला को रेल बोर्ड में पद दिलाने के बदले कथित रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। बंसल पर व्यक्तिगत रिश्वत लेने का सीधा आरोप साबित नहीं हुआ था, लेकिन परिवार के सदस्य और मंत्रालय की नियुक्तियों से जुड़े आरोपों ने उनकी स्थिति कमजोर कर दी। उन्होंने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उसी दिन कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने भी इस्तीफा दिया। उन पर आरोप था कि कोल ब्लॉक एलोकेशन इन्वेस्टिगेशन पर सीबीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाने वाली स्टेटस रिपोर्ट को उन्होंने देखा और उसमें बदलाव की प्रक्रिया में भूमिका निभाई। सीबीआई डायरेक्टर ने सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया कि रिपोर्ट कानून मंत्री और सरकारी अधिकारियों के साथ साझा की गई थी। अश्विनी कुमार का इस्तीफा जांच एजेंसी की स्वतंत्रता पर उठे प्रश्नों से जुड़ा था। इसके बाद क्या बदला? सीबीआई की ऑटोनॉमी पर बहस तेज हुई। गौर कीजिएगा, बहस तेज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इसी संदर्भ में सीबीआई को केज्ड पैरट यानी पिंजरे में बंद तोता कहा। लेकिन क्या सीबीआई पूरी तरह स्वतंत्र हो गई? आज भी हर सरकार के समय अपोजिशन यह आरोप लगाता है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। अर्थात मंत्री का इस्तीफा हुआ, मामला हेडलाइन बना, लेकिन इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस का प्रश्न आज भी बना हुआ है। अब तक की कहानी से साफ है कि सभी इस्तीफे एक जैसे नहीं होते। भारत में मोटा मोटी तौर पर 5 तरह के मिनिस्ट्रियल रेजिग्नेशंस दिखाई देते हैं। पहला, नैतिक जिम्मेदारी वाला इस्तीफा, जैसे लाल बहादुर शास्त्री और माधवराव सिंधिया। यहाँ मंत्री व्यक्तिगत अपराध स्वीकार नहीं करता, वह विभागीय विफलता की राजनीतिक जिम्मेदारी स्वीकार करता है। दूसरा, नैतिकत या वैचारिक असहमति का इस्तीफा, जैसे डॉक्टर अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यहाँ मंत्री कहता है कि सरकार जिस दिशा में जा रही है वह उसके सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। तीसरा, घोटाले या भ्रष्टाचार के आरोप के बाद इस्तीफा, जैसे टी कृष्णमचारी, ए राजा, पवन बंसल और नटवर सिंह। लेकिन यहाँ याद रखें, आरोप और कन्विक्शन अलग अलग चीजें हैं। चौथा, जांच और संस्थागत निष्पक्षता के कारण इस्तीफा, जैसे अश्विनी कुमार का मामला। यहाँ प्रश्न यह था कि क्या सरकार जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है। और पांचवा, राजनीतिक प्रेशर मैनेजमेंट वाला इस्तीफा, जहां मंत्री को हटाकर सरकार जनता का गुस्सा कम करती है। लेकिन वही व्यक्ति कुछ समय बाद लौट भी सकता है। जॉर्ज फर्नांडिस और टी कृष्णमचारी की वापसी इस पैटर्न को दिखाती है। 2014 के बाद इस्तीफे की राजनीति क्यों बदली? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकारों में स्कैंडल या पब्लिक प्रेशर के कारण केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे तुलनात्मक रूप से कम दिखाई दिए। कैबिनेट रिसफल में कई मंत्री हटाए गए, कई लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल या इलेक्टोरल कारणों से पद छोड़ा, लेकिन किसी बड़े विवाद के बीच सार्वजनिक रूप से नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करके इस्तीफा देना दुर्लभ रहा। यही कारण है कि धर्मेंद्र प्रधान का 2026 यानी आज का इस्तीफा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह केवल एक मंत्री का पद छोड़ना नहीं है, यह उस सरकार में पब्लिक प्रेशर के सामने मिनिस्ट्रियल अकाउंटेबिलिटी का दुर्लभ उदाहरण है, जो सामान्यतः अपने मंत्रियों को विवाद के बीच तुरंत हटाने से बचती है, लेकिन इतिहास हमें सावधान करता है।
इतिहास स्वयं में रिफॉर्म नहीं होता। इस्तीफा स्वयं में रिफॉर्म नहीं होता, वह रिफॉर्म का दरवाजा खोल सकता है, लेकिन उस दरवाजे से व्यवस्था अंदर जाएगी या नहीं, यह बाद की कार्रवाई तय करती है। आजाद भारत के इतिहास में मंत्रियों ने कई बार इस्तीफा दिया। किसी ने रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी ली, किसी ने सरकार की नीति से असहमति जताई, किसी ने घोटाले के आरोपों के पद छोड़ा, किसी ने जांच की निष्पक्षता के नाम पर इस्तीफा दिया, किसी को जनता के दबाव में हटना पड़ा, और कुछ ऐसे भी थे जो इस्तीफा देने के कुछ महीने या कुछ साल बाद फिर सत्ता में लौट आए। लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया, रेल दुर्घटनाएं उसके बाद भी हुई। टीटी कर्मचारी ने इस्तीफा दिया, बाद में वो दोबारा मंत्री बने। कृष्ण मेनन गए, लेकिन 1962 की विफलता से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज आज भी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं है। वीपी सिंह ने मंत्रिमंडल छोड़ा, सरकार बदली, लेकिन रक्षा सौदों पर उठने वाला सवाल समाप्त नहीं हुए। जॉर्ज फर्नांडिस ने इस्तीफा दिया, कुछ महीनों बाद वह फिर रक्षा मंत्री बन गए। ए राजा ने पद छोड़ा, स्पेक्ट्रम आवंटन की नीति पर बड़े सवाल उठे, लाइसेंस रद्द हुए, लेकिन आपराधिक मुकदमे में अदालत ने आरोपियों को बरी कर दिया। अश्विनी कुमार ने भी इस्तीफा दिया, लेकिन जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता पर बहस आज भी जारी है। अब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। इसे कोई छात्र आंदोलन की जीत बता रहा है, कोई सरकार की जवाबदेही, कोई राजनीतिक दबाव का परिणाम, और कोई इसे बड़े संकट को शांत करने की रणनीति मान रहा है। इनमें से सही क्या है? शायद इसका उत्तर आज तुरंत देना संभव नहीं है, क्योंकि इस्तीफे का अर्थ उसी दिन तय नहीं होता जिस दिन मंत्री पद छोड़ता है। उसका अर्थ बाद के वर्षों में समझ में आता है, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि क्या केवल चेहरा बदला, क्या सरकार बदली, क्या राजनीतिक नैरेटिव बदला, या वास्तव में कुछ ऐसा बदला जिसे आम नागरिक ने अपने जीवन में महसूस किया। यही कारण है कि आज हम आपके सामने कोई अंतिम निर्णय नहीं रखना चाहते। हम केवल इतिहास की ये घटनाएं आपके सामने रख रहे हैं, बाकी फैसला आपकी बुद्धि और आपके विवेक पर हम छोड़ते हैं, और आपकी राजनीतिक समझ पर भी। आप सोचिए, क्या मंत्री का इस्तीफा अकाउंटेबिलिटी है? क्या वह किसी गलती की वास्तविक जिम्मेदारी है? क्या वह जनता के गुस्से को शांत करने का तरीका है? क्या वह केवल राजनीतिक डैमेज कंट्रोल होता है, या कभी कभी वही इस्तीफा इतिहास की दिशा भी बदल देता है? और धर्मेंद्र प्रधान के मामले में आप क्या देखते हैं? एक आंदोलन की जीत, एक मंत्री की नैतिक जिम्मेदारी, सरकार की मजबूरी, या केवल सत्ता के भीतर एक चेहरा बदलना? कमेंट में केवल सही या गलत मत लिखिए, बताइए हमें आपके अनुसार इस्तीफे के बाद वास्तव में क्या बदलना चाहिए था, और इतिहास में किन इस्तीफों ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया। अगर आपको लगता है कि ऐसी ऐतिहासिक तुलना लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर कीजिए, और द स्पीकिंग झारखंड को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम केवल घटना नहीं बताते, हम घटना के पीछे का इतिहास, उसकी राजनीति और उसके बाद बचे सवाल भी समझने की कोशिश करते हैं। मैं हूं अमित मोदी और आप देख रहे हैं द स्पीकिंग झारखंड। शुक्रिया।